नमस्कार, मैं उरैत राकेश टंडन। आप देख रहे हैं देश का सवाल। 4 राज्यों में धमाकेदार जीत के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए जैसे ही लोकसभा में कदम रखा, उनका जोरदार स्वागत किया गया। मोदी मोदी नारों से पूरा सदन गूंज उठा। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप वॉल पे तस्वीरें देख सकते हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, ये ठीक 11 बजे की हैं। जी हाँ, 11 बजे जिस वक्त स्पीकर ऑस्ट्रेलिया से आए हुए डेलीगेट्स, आप जो ये तस्वीरों में देख रहे हैं, उनको इंट्रोड्यूस करा रहे थे, उसी समय तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में एंटर होते हैं। जैसे ही एंटर होते हैं, एनडीए के जितने सांसद होते हैं, आप देखिए अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। जितने भी मिनिस्टर्स थे, एमपी थे, सब खड़े हो जाते हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी की सबसे आगे 001 वाली चेयर होती है, वहां पर पीएम बैठते हैं, बगल में राजनाथ सिंह, अमित शाह। और ये जो आवाज आप देख रहे हैं, जो थपथपा रहे हैं मेज, और मोदी मोदी की आवाज है, और मुस्कुराते हुए चेहरे आप देख रहे हैं, चाहे वो एनडीए के सांसद हो, मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, सब बैठे हुए थे। और ये दृश्य लगभग 4 मिनट तक रहा। ये क्यों? दरअसल जब आप बात करेंगे तो जो विश्वास जनता ने दिया है, उससे बीजेपी गदगद है। जहां एक तरफ पार्टी जीत रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक का भी कद और पद पार्टी और पार्टी के बाहर दोनों तरफ बढ़ गया। ये तस्वीरें इसी बात को बयां करती हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री अंदर आते हैं और लगातार लोग उनका स्वागत करते हैं। ये तस्वीरें निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती लोकप्रियता और ताकत को भी दिखाती है। यूपी से लेकर यूक्रेन तक मोदी मैजिक की चर्चा है। यूपी में बीजेपी के प्रचंड बहुमत के साथ मोदी ने साबित कर दिया कि जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति की दाल अब गलने वाली नहीं। यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए मोदी ने ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की और करीब 20,000 भारतीयों को स्वदेश लिया है। भारतीयों को निकालने के लिए मोदी ने पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों से बातचीत करी। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा मिशन मोड में काम करते हैं। बाकी पार्टियां जब विधानसभा चुनाव के नतीजों के हार जीत का विश्लेषण करने में जुटी थी, मोदी ने गुजरात चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत भी कर दी थी। मोदी की कार्यशैली को देखकर यही कहा जा सकता है कि मोदी जैसा कोई नहीं। तो क्या मोदी ने विपक्ष को बौना बना दिया है? बड़ा सवाल है ये। मोदी ने राजनीति का व्याकरण बदल दिया है और मोदी से मुकाबला करना मुश्किल है। इन सारे सवालों पर आज हम अपने मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले आपको सुनाते हैं कि बीजेपी के नेताओं ने पीएम मोदी की तारीफ में क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को पूरा देश भर में किस तरह से लोग मानते हैं, इसलिए इसका झलक पार्लियामेंट में भी देखने को मिला। 4 राज्यों में तो हमारी सरकार बनी, लेकिन पूरे देश में इससे उस जनता का जो उत्साह है, उसका प्रतिकार है कि आज लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत यानी मेज थपथपा के किया गया और पूरा हाल में मोदी जी का साउंड हुआ। तो ये दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश किस प्रकार आगे बढ़ रहा है और प्रदेश की सरकार है भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार आगे बढ़ेगी। ये विकास का वोट है, मोदी जी का वोट है। स्वाभाविक था, क्योंकि चारों राज्य में जीते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश को जीतना थोड़ा मुश्किल का काम था, लेकिन जीते हैं क्योंकि मोदी जी ने तो बहुत काम किया ही पूरा देश में। मैं वही हर जगह बताती थी। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है कि हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको इतना रेस्पेक्ट करते हैं, पूरा वर्ल्ड रेस्पेक्ट है। पार्टी नहीं दुनिया यूक्रेन और रशिया के जगह बताइए, दुनिया में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो राष्ट्र से बात करके कहते कि मेरे लोग निकलेंगे, दोनों आप अपनी सेना कहिए परिवार बनते हैं। ऐसे दुनिया में एक पता है, सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया में। आज प्रधानमंत्री जब लोकसभा में पहुंचे तो मोदी मोदी के नारे लगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के सांसद अनिल जैन जी हैं। अनिल जी, जो 4 राज्यों के जो परिणाम आए, उसको लेकर जिस तरह से आज मोदी मोदी के नारे लगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये स्वाभाविक है, ये स्पॉन्टेनियस है, कोई प्रायोजित नहीं है कि जब अपने नेता को सदन में सांसदों ने देखा, और ये कोई किसी से छुपा नहीं है कि मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के काम पर 4 राज्यों में जिस प्रकार पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, और उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने 5 साल काम करने के बाद रिपीट किया है और 37 साल बाद सरकार रिपीट हुई है,
तो ये मोदी जी के काम पर और मोदी जी के नाम पर, दोनों तो नाम भी उनका है, काम भी उनका है, इस पर मोहर लगी है। और 4 राज्यों में जिस प्रकार की सफलता प्राप्त हुई है, ये उद्गार लोगों के निकले खुद से। और मुझे अब आश्चर्य नहीं होगा कि इसमें कुछ विरोधी लोग भी इस नारे में सम्मिलित हो, क्योंकि भाव में सब बह सकते हैं। इतना ऐसा स्पॉन्टेनियस सा रिएक्शन था, बहुत अच्छा था। लेकिन उत्तर प्रदेश, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में काफी सालों के बाद देखने में मिला है कि कोई पार्टी जो है दूसरी बार रिपीट किया हो। हाँ, मैं बता रहा हूँ, 37 साल बाद पार्टी रिपीट की है और पहली बार कोई मुख्यमंत्री पूरे 5 साल रहने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री के पद पर आया है। ये मोदी जी के नेतृत्व, मोदी जी का नाम और मोदी जी के काम के कारण से ही संभव हुआ है। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमने बीजेपी के उन एमपीज की बाइट आपको सुनाई जो लगातार बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। उन एमपीज की बाइट सुनाई जो लोकसभा में उस समय मौजूद थे। अब आपको बताते हैं मोदी मतलब क्या है। मोदी मतलब राजनीति के सबसे बड़े ब्रांड। जी हां, मजबूत नेतृत्व है, जी हां, नेतृत्व की क्षमता है, हर चीज को हेड ऑन लेते हैं, ईमानदारी है, कुशल नेतृत्व है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जन कल्याण का मंत्र है, यानी जो फ्लैगशिप प्रोग्राम से सरकार के, उनसे जन कल्याण। मिशन मोड, एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव में, एक तरफ चुनाव, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता, दूसरी तरफ यूक्रेन भी है, पुतिन भी है, अमेरिका भी है, हर तरफ मोदी है। आइए आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद कैसे जातिवाद की राजनीति करने वालों पर कड़ा प्रहार किया। नया इतिहास रचा है। यूपी के लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे भी यूपी वाला बना दिया। जाति को बदनाम करने वालों से, संप्रदाय को बदनाम करने वालों से अब दूर रहना है और राज्य के विकास को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। जब ये ज्ञानी लोग यूपी की जनता को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के तराजू से तोलते थे, जातिवाद की दृष्टि से देखते थे, अब पुरानी घिसी पिटी रिकॉर्ड छोड़ के जरा नए सिरे से सोचना शुरू कीजिए। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये विजय ध्वज फहरा करके इस वायदे को पूरा करके दिखाया है। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं कि यूपी में जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की कैसे तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। हमने आपको बीजेपी के तमाम नेताओं की बाइट सुनाई, वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और कैसे देखते हैं अपने नेता, प्रधानमंत्री, स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लोकसभा में मोदी, प्रचार में मोदी, इंटरनेशनल इश्यूज में मोदी, खेल महाकुंभ में मोदी। मोदी इतने बड़े ब्रांड बन गए हैं, बीजेपी को लगता है कि अब सब कुछ आसान हो गया। एक बड़ा पैनल हमारे पास है जिससे आज हम समझने की कोशिश करेंगे देश का सवाल में कि आखिर ये ब्रांड कैसे बने, क्या इस ब्रांड का कोई तोड़ है, मोदी हारते क्यों नहीं, ये सब बड़े विषय हैं। और जो एक्सेप्टेंस है प्रधानमंत्री की, वो अक्रॉस लाइंस बढ़ती जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ होंगे।
आलोक सर हमारे साथ हैं, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर सर, साथ ही साथ कांग्रेस से राधिका खेड़ा जी हैं, प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगी, और अहबाब ग्रेवाल जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से। आप सभी का बहुत स्वागत है। आलोक सर, आपसे शुरुआत करेंगे, क्योंकि अगर आप पैनलिस्ट और हम मुझको भी आप जोड़ लीजिए, तो जो एक्सपीरियंस पत्रकारिता के साथ साथ राजनीति को बहुत करीब से देखने का है वो आपका है। कई लीडर्स आपके सामने आए, चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमेशा एक सरप्राइज मिलता है, चाहे वो इलेक्शंस में हो, चाहे वो लोकसभा में आज हमने देखा, और जिस तरीके से एमपीज खड़े हुए, अमूमन ऐसा होता नहीं था। हम देखते थे हमेशा, पहले दिन, मैं कुछ सालों से मैं भी पार्लियामेंट कवर कर रहा हूं, हमेशा हम देखते थे कि जय श्री राम के नारे रखते थे, वडक्कम सुनाई पड़ता था, नमस्कार सुनाई पड़ता था, प्रधानमंत्री का भी स्वागत होता था। लेकिन जो आज स्वागत हुआ है वो एक बड़ा स्वागत हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के डेलीगेट्स नीचे बॉक्स में बैठे हुए थे, उनका इंट्रोडक्शन चल रहा था, उनको इंट्रोड्यूस कराया था, उनका स्वागत किया। उसी दौरान ठीक 11 बज के मुझे लगता है 10 सेकंड हुए होंगे, तब प्रधानमंत्री लोकसभा में एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद ही एनडीए के जितने भी एमपीज होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, सब खड़े हो जाते हैं। यहां तक कि आगे की रो में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठे हुए थे। तो ये एक सम्मान था, एक दिल की आवाज थी। इस पूरे माहौल को कैसे देखते हैं आप? देखिए रजत जी, आपने ठीक कहा। इंदिरा गांधी से लेकर अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए उन लोगों को हमने देखने का अवसर मिला। पार्लियामेंट में मैं 72 से तो कवर करता रहा हूँ। ये सही है, बांग्लादेश युद्ध के समय, उसके बाद तो खुद अटल जी ने भी उस समय किया था, लेकिन सर्वदलीय मामला था। जमीन से जुड़ा होना ही एक मूल मंत्र जो मैं समझ पा रहा हूँ। जो वो संगठन आते, चूँकि उनको भी हम देखते रहे, इमरजेंसी के दौरान वो भूमिगत रहे, बाद में आरएसएस का काम किया, फिर बीजेपी में संगठन के यहाँ थे, तब भी हम लोग, और टेलीविज़न में भी कभी कभी इस तरह की बात, जब उस समय तो ज़्यादा चैनल नहीं थे। तो ऐसे नेता मेरी याददाश्त के हिसाब से, कुछ हमारे और वैसे मेहमान हैं, उनके पास कोई रिकॉर्ड हो, कम है जिन्होंने उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूरब से पश्चिम वाला जो है ना, इसलिए आप देखिए कि ये खाली उत्तर प्रदेश की हम और आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा सीटें, 80 सीटें होती हैं वहाँ, और लोकसभा में भी और विधानसभा में। आलोक सर, मैं सिर्फ इसको सीमित नहीं रखूंगा जी, क्योंकि आज जब हम पार्लियामेंट में थे तो बात सिर्फ इन 4 राज्यों की नहीं थी, बात बंगाल की भी थी। बीजेपी चुनाव हारी, लेकिन साहब 70+ सीट ले गए। बात यूक्रेन की भी थी, बात ऑपरेशन गंगा की भी थी, बात कोविड की भी लोगों ने करी। तो हर, आप कह सकते हैं, हर जो चौराहा होता है, चाहे वो राजनीति का हो, सोशल लाइफ हो, इंटरनेशनल इश्यूज हो, अपने आप को प्रेजेंट करना, तो वो जो कद और पद था, ठीक है, पीएम भी हैं, स्टार प्रचारक हैं सबसे बड़े, लेकिन एक अंदरूनी रूप से पार्टी के बाहर, देश और देश के बाहर, क्या वो पद और कद बड़ा कर लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इसीलिए मैं जो बात जहां खत्म की थी कि देखिए गोवा और मणिपुर कितना दूर है, कोई ऐसा नहीं कि लगा हुआ महाराष्ट्र है। इसलिए आप इन जो 4 राज्यों, 5 राज्यों के चुनाव हुए, पंजाब की ठीक है, वो आम आदमी पार्टी वहां पर जीती है, लेकिन पूरा, और आपने कहा जो उसके पहले कोविड का पीरियड रहा, अभी यूक्रेन के संकट पे भी, चाहे रूस के राष्ट्रपति से बात करना हो, फ्रांस से बात करना हो, ब्रिटेन से बात करना हो, अमेरिका से बात करना हो, ये जो भूमिका भारत की मोदी जी के कार्यकाल में बनी, कुछ ऐसे बड़े बड़े ऐसे स्थितियां पैदा हुई। अब कोरोना काल जैसा कहाँ वहाँ पैदा हुआ, ऐसे ही तीसरे विश्व युद्ध वाली स्थिति जैसे दिखाई दे रही है। उस समय में क्या भारत की, भारत के प्रधानमंत्री किस तरह से अपने 20,000 लोगों को लेकर के आ गए। आपने पता नहीं कल एक रिपोर्ट पढ़ी कि नहीं, मैंने पढ़ा, चीन के एम्बेसी के लोग हमारे, उनसे पूछने गए एयरपोर्ट वहाँ कि भाई आपने कैसे किया है। चीन ऐसा नहीं कि वैसे इस मुद्दे में वो चीन कुछ मामलों में रूस का साथ दे रहा है, लेकिन उनको लगा कि इतने लोगों को आप 20,000 लोगों को लेकर चले गए सकुशल, तो वो देश हमारी तरफ देखने लगे हैं। आर्थिक दृष्टि से भी जो सक्षम बनाया, जो गुजरात का उनका मॉडल था। फिर सबसे बड़ा जो मैंने अभी शुरू से कहा, जमीनी लोगों की समस्याओं को समझ के गरीबों के नफ्स को देखना, ठीक है, नफ्स को पकड़ना। मनोज जी, क्योंकि आप ये शो जो हम कर रहे हैं आज, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आज आपके पास सबसे बाद में आऊंगा। राधिका जी से पहले कमेंट ले लेता हूं। राधिका जी, अमूमन ये बहुत आसान होता है कहना कि हाँ साहब ये लीडर ठीक है, नहीं है, अच्छा है, खराब है, टिप्पणियां। मैं चाहता हूं आज थोड़ा लाइन से ऊपर उठ के बातचीत हो। जो चुनाव है, बैक टू बैक आदमी चुनाव जीतता जाए, जिन चीजों पर विपक्ष हमलावर हो, उसी को वो नेता अपनी ढाल बना दे। आप देखिए, उत्तराखंड में हो सकता है लोग कहें कि साहब हम प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट नहीं देंगे,
लेकिन आप विशेषज्ञों से पूछिए साहब, जो चीफ मिनिस्टर था वही चुनाव हार गया, 2 चीफ मिनिस्टर पहले बदल दिए, उसके बाद भी स्टेट जीत रहे हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वजह से। और खुद बीजेपी इस बात को मानती है। ठीक है, बीजेपी को लगता था कि उत्तर प्रदेश में कुछ दिक्कत है, कुछ एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है योगी आदित्यनाथ की, लेकिन उन्होंने यही कहा कि साहब मोदी जी संभाल लेंगे। उन्होंने कैंप कर दिया 3 दिन, कहा साहब चुनाव ठीक कर दिया। तो ये जो एक माइंडसेट बनता जा रहा है कि एक ऐसा पॉलिटिकल ब्रांड जो किसी भी चीज को, जिस चीज में विपक्ष हमलावर रहता है, उसी चीज को वो अपना हथियार बना लेता है। राधिका जी, देखिए, सबसे पहले तो ये हम पिछले 7 साल से देखते आ रहे हैं कि जो इनकी पीआर है, जिस तरीके से ये मोदी जी को पोर्ट्रे करते हैं कि इनसे बड़ा आज तक कोई नेता नहीं हुआ। इस चीज तो सोशल मीडिया में रजत जी आपने भी देखी होगी कि जब वो अमेरिका गए थे तो ऐसा दिखाया गया था कि देखिए हाउस में वहां पे जाके सब मोदी जी के लिए खड़े हो गए, आज तक किसी भारत के प्रधानमंत्री के लिए खड़े हुए, लेकिन हर बार भारत के प्रधानमंत्री चाहे राजीव जी वहां गए थे, वहां पे भी उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, इंदिरा जी को भी मिला था। तो ये बहुत कन्वीनियंटली भूल जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है, चाहे मोदी जी हो, चाहे अब जो दोबारा चुने गए आदित्यनाथ जी हो, सब कहते थे 2014 के पहले तो ये देश कुछ भी नहीं था। पर ये वही प्रधानमंत्री है रजत जी जो बाहर देश में जाके अपने ही देश की बुराई करके आते हैं और ये बोलते हैं कि इससे पहले देश के लोगों को, भारत को सिर्फ एक सांप सपेरों का देश माना जाता था। अपने ही देश की बेइज्जती अपने मुंह से करके आते हैं। लेकिन अब बात करते हैं उत्तराखंड की। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगी, हाँ, वहां पे उत्तराखंड में मोदी जी की सरकार बनी है, बिल्कुल बनी है, लेकिन अगर उनको सीटें जीतने का क्रेडिट दिया जाएगा तो इस बात का भी क्रेडिट दिया जाएगा कि उत्तराखंड में भाजपा का वोट शेयर कम हुआ है। हाँ, ये बात भी सच है कि कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ने के बावजूद कांग्रेस का वोट शेयर उत्तराखंड में भाजपा से ज्यादा है, लेकिन वो सीटों में नहीं बदला। देखिए राधिका जी, 1 मिनट कि हमने वो रखी है क्योंकि इसको लेकर बहुत बहस होती है। मैं फिर वापस आऊंगा आपके पास। अब चलते हैं अहबाब ग्रेवाल जी के पास, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। ग्रेवाल जी, लोकप्रियता अरविंद केजरीवाल की भी बढ़ी है, इसको मानने में कोई हर्ज नहीं है। दिल्ली के इलेक्शंस बैक टू बैक जीतना, पंजाब में ऐतिहासिक विजय, भगवंत मान चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और एक सुनामी है आम आदमी पार्टी की। मैं बिल्कुल इससे इनकार नहीं करूंगा, एज ए जर्नलिस्ट मैं मानता हूं, हाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और एक्सेसिबिलिटी दोनों जगह आपकी है। लेकिन ग्रेवाल साहब, नेशनल पर्सपेक्टिव में आप देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, बार बार हम सोचते हैं महंगाई आती है, बेरोजगारी इश्यूज होते हैं, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, कोविड, माइग्रेशन, हर बार लगता है कि साहब अब पॉपुलैरिटी नीचे जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हर चुनाव को उसी चीज को ढाल बना लेते हैं। कोविड, माइग्रेशन दिक्कत थी, जो राशन जिस तरीके से बांटा गया उसका उल्लेख हुआ, उससे लोग बहुत सेटिस्फाई थे और लोगों ने वोट किया। ग्रेवाल साहब। सर देखिए, नो डाउट आपने ही कहा, प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, नो डाउट प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता काफी है, लेकिन एक प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन इस प्रकार से है कि जो भी कुछ अच्छा होता है दिखाया जाता है कि उनकी वजह से हो रहा है। यूक्रेन के बाहर से बच्चे लाए गए, यूक्रेन के अंदर से नहीं लाए गए, और कुछ एक जो कहते हैं ना, एक पूरी भूमिका बनाई जाती है सारे मीडिया में और हर तरह से कि मोदी जो है तो मुमकिन है। और जहां पे मोदी को कोई चैलेंज कर रहा है वहां पे मोदी जी का मैजिक नहीं चलता। आप देखिए, पंजाब में चैलेंज हुआ, बंगाल में चैलेंज हुआ, उड़ीसा में चैलेंज हुआ, तेलंगाना में चैलेंज हुआ, आंध्रा में चैलेंज हुआ, तो विंध्यास के साउथ और नॉर्थ में जहां भी इनको किसी ने एक प्रोग्राम के साथ चैलेंज किया है तो वहां पे वो उनको कामयाबी नहीं मिली। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि नेशनली आज की डेट में उनको जो मेन विपक्ष है वो उनको घेरने में नाकाम रहा है। वो उनकी अपनी कमजोरियां हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जैसे ही देश को एक विकल्प मिलता है, अब आप मोदी जी की स्पीच सुनिए, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि जात की राजनीति करने वालों को यूपी के लोगों ने जवाब दिया। बिल्कुल ठीक बात, यूपी के लोगों ने जवाब दिया। लेकिन जो बीजेपी का फॉर्मूला है कि जो 50% वोट है, जो हमारी धर्म की राजनीति पे आधारित है, जब तक हम वो 50% वोट उस एक धर्म विशेष की रिटेन कर लेंगे, हम सत्ता में रह सकते हैं। अब ये फॉर्मूला कितनी देर तक चलता है ये देखने की बात है। लेकिन ये साहब देखिए, मैं पूछूंगा क्योंकि आपने ये जातिगत समीकरण, धर्म की बात करी, मैं वापस आऊंगा। मनोज जी, आपकी बारी, क्योंकि आपने आलोक सर को भी सुना, राधिका जी को सुना, राधिका जी ने कहा साहब प्यार है, ग्रेवाल साहब ने कहा साहब धर्म की राजनीति, सबके अपने अपने आरोप है और होना चाहिए। विपक्ष बोलेगा नहीं तो फिर बातचीत होगी कैसे, डिबेट कैसे होगी, पार्लियामेंट कैसे चलेगी? हक है इनका कहना कि हाँ साहब हम नहीं मानते।
लेकिन आप क्यों मानते हैं, आप बताइए यादव। रजत जी, मोदी ब्रांड कैसे बना? मोदी ब्रांड भारतीय जनता पार्टी की पीआर कंपनी ने नहीं बनाया है। मोदी ब्रांड बनाया है 135 करोड़। ठीक है आलोक जी, आपने सुना, उसमें लोगों के कई उनकी आवाज मत है। नहीं, मुझे लगता है एक बार फिर से पैच करना पड़ेगा उसके बाद। ये जो फिनोमिना है, ठीक है, एक समय इंदिरा गांधी, शुरुआत में जवाहरलाल नेहरू, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में एक्सेसिबिलिटी अक्रॉस लाइंस की अगर आप बात करिए तो अटल बिहारी वाजपेयी का भी था, लेकिन वो फिनोमिना कम वक्त के लिए था, ये वक्त भी ज्यादा है। और इसकी मारक क्षमता बीजेपी के लिहाज से आप देखिए और इंटरनेशनली आप देखिए तो वो ज्यादा है। हालांकि इंटरनेशनल अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जब हिंदी में यूएनओ में बोला था तो पहली बार ऐसा था कि हाँ हिंदी में बोला गया और लोगों को कहा गया कि भाई ट्रांसलेटर मंगाइए, हमको सुनना है। ठीक है, वो भी एक चीज थी, उसको भी लोग याद रखते हैं। लेकिन आज जो फिनोमिना और जो मारक क्षमता है, आपको लगता नहीं वो ज्यादा है? देखिए, इसीलिए जैसे हमारे वो कह रहे हैं कि ठीक है मीडिया में चर्चा होती, मीडिया में पूरी हम लोग किताबें बता सकते हैं जिसमें पूरा लिखा हुआ है कि कैसे तब भी मीडिया कांग्रेस के राज में भी किस तरह से कितना एक तरफा हो जाता था। वो ठीक है, मीडिया दोषी है या पीआर दोषी है, ये नहीं। मेरा ये कहना है कि देखिए, प्रतिपक्ष में वो माना उन्होंने, अग्रवाल साहब ठीक कह रहे हैं, प्रतिपक्ष में यदि कोई ऐसा नेता नहीं, केजरीवाल साहब उभरे हैं अभी, लेकिन उत्तराखंड में, गोवा में थोड़ा सा कुछ असर हुआ, यूपी में भी खड़े हुए, कुछ समय उनको भी लगेगा। इसलिए ये माने कि कल अल्टीमेटली वही अल्टरनेटिव हो गए। मोदी जी का एडवांटेज यही है कि उन्होंने अपनी पार्टी में जगह बनाई और देश में विदेश में भी ऐसी, आप उसको कोई एक्सरसाइज कहिए, यदि जनता का समर्थन नहीं होगा, गांव का नहीं होगा, किसान का नहीं होगा, मजदूर का नहीं होगा, और अल्पसंख्यक भोपाल, लखनऊ, अहमदाबाद 3 में सबसे अधिक विरोध यदि कह सकते हैं, जहां पर बीजेपी भी सत्ता में है, क्या वहां अल्पसंख्यकों का वोट नहीं मिला, महिलाओं का मिला कि नहीं मिला, वो सवाल है। मेरा मानना है कि साहब दिग्विजय सिंह हारे, अहमदाबाद में कांग्रेस हारी, ठीक है, मतलब वो लखनऊ में हारी, वो चंक जिसका विरोध था वो चंक हाँ मिल रहा है। मनोज जी वापस कनेक्ट हो गए। मनोज जी, डिस्कस देखिए यही है, ग्रेवाल जी का अपना पॉइंट है कि साहब विपक्ष में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक और जगह और अपनी तरफ आकर्षण पैदा कर सके, ग्रेवाल जी का कहना है। हालांकि अल्टरनेटिव आप विपक्ष के रूप में लोग अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, मैं राधिका जी से समझूंगा इस बात को आकर। लेकिन मनोज जी, आपसे, इतना बड़ा ब्रांड जो बीजेपी क्लेम करती है, उसके पीछे और भी काफी वजह होगी जिस पर बीजेपी ने काम किया होगा। रजत जी, आवाज सुनाई दे रही है आपको? बिल्कुल सुनाई दे रही है। देखिए रजत जी, ऐसा है कि मोदी ब्रांड किसने बनाया? मोदी ब्रांड भारतीय जनता पार्टी की पीआर कंपनी ने नहीं बनाया। 135 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी आज मोदी ब्रांड बने हैं। 2014 में प्रचंड बहुमत से हम लोग जीत करके आए, 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आए, और अभी कांग्रेस पार्टी का तो सुपड़ा साफ हो गया। 1-2 राज्यों के अलावा उनकी सरकारें भी नहीं है, विधानसभाओं की भी अगर हम लोग बात करें। और नरेंद्र मोदी केवल देश के ही नेता नहीं है, वो विश्व के नेता है। आपने देखा यूक्रेन के अंदर जिस तरह से ऑपरेशन गंगा कार्यक्रम चला गया, ये ऑपरेशन चलाया गया, इसमें बांग्लादेश के स्टूडेंट को लाया गया, तिरंगा लगा करके पाकिस्तान के स्टूडेंट खड़े हो गए थे कि कोई बचा सकता है तो भारत ही बचा सकता है, नरेंद्र मोदी बचा सकते हैं। और ऐसी ऐसी वीडियोज वायरल हुई कि ऊपर अल्लाह थे और नीचे नरेंद्र मोदी थे, जिन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया। तो नरेंद्र मोदी जी केवल इंडिया के लिए ही ब्रांड नहीं है, लोगों के हजारों करोड़ों लोगों के दिलों में राज करते हैं। वो केवल यही नहीं, विश्व के स्तर पर भी करते हैं। जहां तक केजरीवाल सरकार का सवाल है, देखिए केजरीवाल जी बोलते हैं कि विकास का मॉडल हम लोग लेकर के आए, साहिबाबाद में, गाजियाबाद में और नोएडा के आसपास में जहां पर भी ये लोग लड़े, इन्होंने अपनी जमानत जब्त करा दिया। और कांग्रेस पार्टी जो अपना अध्यक्ष तक नहीं चुन पा रही है, जो इतने दिनों से गर्त में चली गई है, ये भारत की जनता ने नकार दिया। वंशवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद की जो लोग राजनीति करते हैं, उनको भारत की जनता ने नकार दिया है। जहां तक इनकी बात है उत्तराखंड की, तो ये बताइए कि सीएम तो आपके भी बदले गए थे, चन्नी जी दोनों जगह से हार गए, सिद्धू जी हार गए पंजाब में, 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन कहते हैं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि
जीत में विनम्रता होनी चाहिए और हार की समीक्षा होनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी को समीक्षा करनी चाहिए कि वंशवाद, परिवारवाद की तुष्टीकरण की राजनीति अब देश में स्वीकार नहीं होगी, कोई स्वीकार नहीं करने वाला है। और नरेंद्र मोदी जी जो ब्रांड बने हैं वो 135 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी 135 करोड़ देशवासियों के दिलों में राज करते हैं। किसी पीआर कंपनी से अगर बनाना होता तो राहुल गांधी को बना लेते। ये तो शुक्र मनाइए सोशल मीडिया का कि राहुल गांधी, ये सोशल मीडिया का युग है, अन्यथा ये होता कि जिस तरह से राजीव गांधी जी को और गांधी परिवार के लोगों का महिमा मंडन किया गया था, इन राहुल गांधी का ठीक है, आपका वक्त पूरा, क्योंकि कई गंभीर आरोप आपने लगाए। राधिका जी, आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए, जो आरोप है सामने, इसमें मैं भी एक चीज समझूंगा। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी और बैठक के बाद ये कहा गया कि नहीं, सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही पार्टी आगे बढ़ेगी और जो संगठनात्मक चुनाव होते रहेंगे। ठीक है, पाठो, कांग्रेस पार्टी क्या कनेक्ट नहीं स्थापित कर पा रही है पब्लिक से? इश्यूज जो है, रियल इश्यूज है, क्योंकि जो इश्यूज मैंने अपने ओपन में कहा, जब आपने जीएसटी की बात करी, आप बहुत क्लोज फाइट में हारे गुजरात, डिमोनेटाइजेशन आया, यूपी का चुनाव, पिछला चुनाव बीजेपी ने जीता, माइग्रेशन एक बड़ा इशू था, आप देखिए बिहार का चुनाव जीता, और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी की सीटें नहीं आई, 70 सीटें बीजेपी को मिली। कोविड को लेकर बहुत कोराम था। मैं कभी इस बात का समर्थन नहीं करूंगा कि जो तस्वीरें हमने देखी वो सही थी, गलत थी, लेकिन एक जो रिपोर्ट कार्ड माना जा रहा है देश में, वो यही माना जा रहा है कि भाई इतनी थंपिंग मेजॉरिटी अगर किसी पार्टी को, किसी नेता को मिल रही है, तो क्या विपक्ष बिल्कुल कनेक्ट खो चुका है? राधिका जी। सबसे पहले तो रजत जी, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं दो चीजें मनोज भाई को याद दिलाना चाहूंगी। सबसे पहले तो मनोज जी, आप यहाँ पे टेलीविजन में बैठ के बोलते हैं इतने करोड़ देशवासी, जितनी भी भारत की जनता है, सबके दिलों में मोदी जी राज करते हैं, तो मैं बिल्कुल दावे से और बहुत गंभीरता से कह सकती हूँ, ना अहबाब सिंह जी के, ग्रेवाल सिंह जी के दिल में, ना मेरे दिल में मोदी जी के लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि ऐसी जो देश को, मैं आपके यादव जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, चाहे स्वाभाविक हो या ना हो, प्लीज कृपया बीच में मत बोलिएगा। मैं आपकी बातें बहुत शांति से सुन रही थी। जहां पे बैठे हुए कई लोग, मैं दावे से कहती थी कि उनके दिल में कहीं भी मोदी जी राज नहीं करते, क्योंकि सच्चाई ये है, क्योंकि चाहे गुजरात हो, चाहे हमारे किसानों की लाशें हो, उनके ऊपर रौंद के मोदी जी ने और किसानों के ऊपर गाड़ी चला के आप लोगों ने सरकार बनाई है। अब बारी आती है कि आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा। शायद आपको इसलिए समझ नहीं आता कि अध्यक्ष नहीं है हमारे पास, कि हमारी पार्टी में ना अध्यक्ष चुना जाता है। आरएसएस बिठा के कभी ना अमित शाह साहब को ले आती है, ना अमित शाह साहब जाके अपने चहीते को बिठा देते हैं, नड्डा साहब को। आप लोगों को इंटरनल डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी ही क्या होती है उससे कोई लेना देना नहीं है। अब रजत जी, आपकी बातों पे आती है जी, बिल्कुल सही बात है, हमारे को इस समय देश नकार रहा है, लेकिन इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल इस देश में सरकारें बनाई है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जहां पे हम कई साल, अनगिनत साल रहे हैं सत्ता में। क्यों? क्योंकि देश की जनता ने हमें चुना। लेकिन हमारे देश में एक डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी की खूबसूरती क्या होती है कि वहां पे रजत जी, मनोज यादव जी भी जाके प्रधानमंत्री बन सकते हैं। राधिका जी, मनोज जी, अहबाब ग्रेवाल जी, आलोक सर, आप सब हमारे साथ रहिए। बीच में रोक रहा हूं, वापस आप ही से शुरू करूंगा। राधिका जी, हेडलाइंस का वक्त है, आ रहा हूं। मनोज जी, आ रहा हूं, एक बार हेडलाइंस दिखा दे। एक वक्त, इस वक्त की जो सुर्खियां हैं, दर्शकों को सुर्खियां दिखा दे इस वक्त। वापस अपने पैनल की ओर चलते हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ब्रांड क्यों। मनोज जी, आ रहा हूं, क्योंकि वक्त आपने अपना पूरा वक्त वो 1 मिनट लिया था। आ रहा हूं मनोज जी। राधिका जी, आप कंप्लीट करें। राधिका जी का 10 सेकंड का जवाब। हाँ, बस आ रहा हूं, एक बार कंप्लीट कर लूं, फिर आपके पास आ जाऊंगा। राधिका जी, कंप्लीट करिए। मैं ये कह रही थी कि बिल्कुल इसमें तो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को इस समय वोट नहीं मिल रही। हमारी गलती है, और हम ये मानते हैं कि हमने पंजाब में जो वादे किए थे, हमने बहुत देरी कर दी। कल जिस तरीके से हमारी सीडब्ल्यूसी में भी बैठक हुई, उस पर समीक्षा करी गई कि किस राज्य में हम क्यों नहीं आ रहे और हमें कैसे अपनी स्ट्रैटेजी करने की, बदलने की जरूरत है। क्योंकि चाहे सच्चाई ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे सच्चाई ये है कि गंगा में बहती राशें, रजत जी, हम सबने देखी, लेकिन फिर भी वोट नहीं मिला और बेरोजगारी को वोट मिला। हम जनता की वोट पे या उनकी समझदारी पे सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कहाँ कमियां है कि हम जनता के बात अब तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उतना पीआर हम अपना नहीं कर पा रहे, हम आज तक नहीं बता पा रहे कि हमने इस देश को क्या दिया। और ये ताकतें जो ये कहती है कि 2014 से पहले इस देश में कुछ नहीं था, वो ये भूल जाते हैं कि ये टीवी चैनल जिसपे आज बैठ के और जिस ट्विटर पे ये लोग आजकल अपनी पीआर कर रहे हैं, उसके खिलाफ तो इनके सबसे बड़े नेता, मैं मानती हूँ भाजपा के पास अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा कोई नेता ही नहीं था, क्योंकि वो 2 सीटों शुरुआत जो पार्टी खड़ी करी है, जिसकी मलाई आज मोदी जी खा रहे हैं। राधिका जी, उसी चीज पे आ रहा हूं। मनोज जी, आ रहा हूं। राधिका जी, मैं इसी चीज पे हूं। पहले एक प्रचलन था
एक संस्कार भी था। इंदिरा गांधी अगर अच्छा काम करती थी, बोल्ड डिसीजंस लेती थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी उसकी तारीफ करते थे और सार्वजनिक जीवन में करते थे। लेकिन आज का जो परिप्रेक्ष्य है उस पे लीडर्स की ट्यूनिंग नहीं है। मतलब हमने भी आखिरी बार नहीं देखा, मुझे याद है एक मुलाकात हुई थी जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे, जो मेरी जानकारी में, अगर मैं गलत हूं तो पैनलिस्ट मुझे करेक्ट कर सकते। तो उसके बाद आप देखिए कोई ऐसी मुलाकात, बड़े बड़े इश्यूज हो गए, अब तक नहीं हुई। तो वो जो कनेक्ट विपक्ष और सत्ता का था वो भी ब्रिज टूट गया है। वो भी आप मानती हैं इसकी बड़ी वजह? नहीं तो कोई तो ऐसे इश्यूज होते हैं जहां विपक्ष और पक्ष साथ में खड़ा होता। आप भी कहते हैं कि साहब हाँ, प्रधानमंत्री का ये काम हमको अच्छा लगा, ये पार्ट ठीक है, इस पार्ट से हम इत्तेफाक रखते हैं। राधिका जी, रजत जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि किस तरीके से जब डिबेट भी होती थी पार्लियामेंट में, हाँ। बातें होती थी, अपनी बातें कही जाती थी और आरोप कहे जाते थे, लेकिन एक पर्दा होता था, एक तमीज होती थी। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, 2014 के बाद से इस देश के प्रधानमंत्री, जो विश्व प्रसिद्ध प्रधानमंत्री है, जिनको प्रचंड बहुमत मिली है, वो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री रेनकोट पहन के नाते थे। वो देश की सबसे पुरानी पार्टी सोनिया गांधी जी, जिन्होंने स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी को मात दी थी चुनावों में, उनके लिए कहते हैं कि वो एक जर्सी काऊ है। ये तो इस देश के हालात हो गए और ये कभी नहीं देखा गया था 2014 से पहले। बिल्कुल सच बात है, 2014 के पहले ऐसा देश था ही नहीं। ठीक है, पॉइंट टेकन, जो सभ्यता, जो संस्कृति, पॉइंट टेकन। राधिका जी, पॉइंट टेकन। मनोज जी, एड ऑन कर दो क्योंकि हाँ, आप ही के पास आ रहे हो। मनोज जी, जो एक संस्कृति थी, मनोज जी सिर्फ 10 सेकंड में ऐड कर लूं, उसके बाद आप ही बोलिएगा। जो एक संस्कृति थी, ठीक है, आप बहुत बड़े हो जाइए, आप सारे राज्य जीत लीजिए, आप सरकारें रिपीट कर लीजिए, लेकिन विपक्ष की तारीफ जब तक नहीं सुनता पक्ष, तब तक वो जीत उसकी अधूरी रह जाती। ये राजनीति के लोग पुराने कहते थे कि साहब जिसको हराया है, अगर आप वही आपके घर आ जाए, जैसे हमने देखा था। और एक अच्छा देखा था जो मुझे याद है कि जब कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में चुनाव जीता था तो कमलनाथ सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान के घर चले गए थे। वैसी चीजें हमें नहीं दिख रही। मनोज जी, रजत जी, ऐसा है, जब हम लोग सत्ता में नहीं थे, जब हम लोग विपक्ष में थे, विपक्ष में थे, तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब विपक्ष में, जब सदन के नेता होते थे, लालकृष्ण आडवाणी जी सदन के निगम नेता होते थे, तो आपने देखा कितने बार उनके लंबी फहरिस्त से कितनी हम लोग प्रशंसा करते थे। जब बांग्लादेश को अलग किया गया तो उसमें हम लोगों ने प्रशंसा किया बढ़ चढ़ करके। लेकिन कांग्रेस पार्टी को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर चिंतन करना चाहिए। अभी देखिए क्या बात बोला उन्होंने, राधिका खेड़ा जी ने, कि हाँ मैं पसंद नहीं करती हूँ, हाँ मैं नफरत करती हूँ। और आम आदमी पार्टी के जो नफरत नहीं, झूठ मत बोलिए, नेशनल टेलीविजन में मैंने नफरत शब्द नहीं बोला है। ठीक है, राधिका जी कंप्लीट कर लेंगे, राधिका जी कंप्लीट कर लेंगे, एक मिनट आ रहा हूं। राधिका जी कंप्लीट, मनोज, राधिका जी एक बार कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप बोलिएगा। मनोज जी कंप्लीट करिए। पसंद नहीं करते हैं। देखिए ऐसा है रजत जी, आजाद भारत के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको कितनी जाति सूचक, उनके पिता से संबंधित, माता से संबंधित कितनी गंदी गंदी गालियां, कितनी उनको कितना नीचा दिखाने का प्रयास किया गया, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी है। और ये नफरत इनकी स्वाभाविक इसलिए है कि चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए राहुल गांधी जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और एक चाय बेचने वाला एक गरीब परिवार का बेटा कैसे प्रधानमंत्री बन गया है, इनको ये अभी तक कांग्रेस पार्टी पता नहीं पा रही है। जहां तक इन्होंने कहा कि हमारी कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, राधिका बहन मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, मुझे जरा बता दीजिए पिछले 12-15 सालों के अंदर कौन आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष है? एक ही परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष है आपकी पार्टी के अंदर। कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। कांग्रेस की चिंता, अगर इंटरनल डेमोक्रेसी होती तो दूसरे को भी स्वाभाविक रूप से आप स्थान देते। क्यों कांग्रेस पार्टी छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं आपके युवा नेता? इसका कारण क्या है? ये भी आपको चिंतन और मंथन करना चाहिए। देखिए रजत जी, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी अपना चिंतन मंथन नहीं करना चाहती है। अब ये बोल रहे हैं ट्विटर पर हम लोग पीआर चलाते। अरे राधिका बहन, ट्विटर पे आपके नेता रहते हैं, हमारे नेता सेवाई संगठन के तहत कोरोना काल के अंदर घरों घरों में गए, हम लोगों ने राशन बांटा, हम लोगों ने कोरोना काल के अंदर वैक्सीनेट करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। मान गया, लेकिन राहुल गांधी ट्विटर पर रहते हैं। मनोज जी मान गया। ग्रेवाल जी आपके पास आऊं। राधिका जी एक क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है मनोज, क्विक रिस्पॉन्स। देखिए ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम था बीजेपी का कोविड के दौरान, राशन का, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत डिसाइसिव फैक्टर था इस इलेक्शन में। हो सकता है आप ना माने, कांग्रेस ने खूब आलोचना करी। बिल्कुल नहीं था। देखिए ट्विटर के नेता नहीं माने, आप ना मानिए, मैं आपको बता देती हूँ। मैं मेरे जो फीडबैक से बात करते हैं जो उसमें फ्लैगशिप प्रोग्राम्स थे बीजेपी के,
लोगों ने कहा हम उसके लिए वोट कर रहे हैं। आपने कहा साहब कोविड में काम नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने कहा कि हाँ भाई ये, आप देखिए सबसे ज्यादा जो वोट प्रतिशत उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है, और प्रति बूथ भी अगर आप आंकड़ा निकाल लीजिए तो वो एक आंकड़ा दिखा रहा है कि हाँ भाई वो नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी का स्वीकार है महिलाओं को। उन्होंने नहीं देखा कैंडिडेट कौन है कौन नहीं है, उन्होंने कहा साहब हम मोदी को वोट देंगे। पहली बात तो मैं नहीं मानती कि ये कोरोना इशू नहीं था, इशू था, लेकिन किस वजह से वहां पे सरकारें बनाई, ये बहुत बड़ी समीक्षा करने की जरूरत है। और मनोज भाई मैं आपको याद दिला दूं, 2019 में आपको अगर याद होगा, आंकड़ों पे अगर आप ज्यादा ध्यान देते होंगे तो सिर्फ 37% देशवासी थे जिन्होंने मोदी जी को चुना था, बाकी 63% ने उन्हें नकारा था। वो बहुत बड़ा मात्रा है। और ठीक है, आपके 1443 एमएलए हैं, तो आप ये बात से भी नहीं पीछे हट सकते कि कांग्रेस के 753 एमएलए हैं, तो ये बात मत करिए। और दूसरी बात बता दूं, नफरत हमारे दिल में नहीं है, नफरत आरएसएस के अंदर, भाजपा के अंदर है। अरे आपने तो गांधी जी को भी नहीं बख्शा, आज तक वो आपकी एमपी है जो गांधी जी को गाली देती है और जो गांधी जी के कातिलों के लिए नारे लगाती है। तो और अब आप जाके प्रधानमंत्री जी जाते हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के बाद और गांधी जी के नाम पे नई नई योजनाएं ले आते हैं। यही बात है, हमारे साथ जो प्रॉब्लम हुई है रजत जी, सबसे पहला पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत नहीं हुई है, वो अपनी वजह से या उनकी जो पॉलिसीज है या जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हुई दिल्ली में, आप और मैं दिल्ली में रहते हमने देखा, और वो सच्चाई है, हर घर में एक मौत हुई है। लेकिन कांग्रेस वहां पे इसलिए हारी क्योंकि जो हमने वादे पूरे किए थे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरे नहीं करे, और उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। और बिल्कुल ठीक है, अगर कोई भी पार्टी, चाहे वो हमारी हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई पार्टी हो, अगर कोई भी पार्टी अपने वादे पूरे नहीं करती तो उसको दोबारा सत्ता से बाहर निकालना चाहिए। ग्रेवाल साहब ये देखिए बहस अच्छी है, लेकिन मैं आज आपको बताऊं, आ रहा हूं मनोज जी, आ रहा हूं, ग्रेवाल साहब को भी मौका मिलना चाहिए। साहब देखिए अब 2 स्टेट है, आप बिल्कुल पूरा उनको कुछ मौका दी। ग्रेवाल साहब देखिए ये एथिक्स हमने देखा आज भगवंत मान जी लोकसभा में आए थे, जब वो आए तो तमाम लीडर्स से मिले, और मैंने खुद देखा, स्वयं देखा कि राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी बैठे हुए थे, वो गए बकायदा, उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तो वो जो संस्कृति थी वो एक छाप दिखी देखने, और बकायदा बाहर आए, कांग्रेस के भी एमपी थे, रवनीत बिट्टू, ओजला साहब सब थे, सबसे उन्होंने मुलाकात करी। और मैंने देखा कितने विपक्ष के एमपीज थे जो हमेशा उनके खिलाफ बोलते थे, उन्होंने अपना नंबर सबको दिया। तो वो जो एक संस्कृति थी वो एक नजर आई। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी था और एक तरफ मान साहब भी थे, दोनों ही लोग थे आज। जी देखिए रजत जी, बात ऐसे है कि ये हमारी संस्कृति है, हम इसे भूल नहीं सकते। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे नफरत का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। हम उनसे चाहे विचारक तौर पे विचार हमारे ना मिले, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का आदर करना बनता है। और मान साहब ने जो किया वो उनके संस्कार जताते हैं। असली बात यह है सर कि 2014 के बाद जो डिस्कोर्स पैदा हुआ है हमारी पॉलिटिक्स में, वो डिस्कोर्स ये है कि आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। और ये जो डिस्कोर्स है ये किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता। अब बात यह है कि बीजेपी ने एक तरह का एक फॉर्मूला परफेक्ट कर लिया। मैं ये नहीं कहूंगा इनकी डिलीवरी अच्छी है, इन्होंने सही स्कीम्स डिलीवर की हैं, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। इन्होंने महिलाओं को और बाकी जो स्कीमें दी हैं इनकी डिलीवरी बिल्कुल अच्छी रही है। बट इनका जो मेन फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये है कि एक कल्ट पर्सनैलिटी डेवलप करके एक तरह की ध्रुवीकरण करके उतनी वोटों का हिसाब किताब रख लेते हैं कि 50% समुदाय विशेष की वोट हमें मिल जाए तो हम सरकार बना लेंगे। हमारी पॉलिटिक्स ऐसे है कि 37-38% वोट शेयर पे जाके सरकार लैंडस्लाइड से बन जाती है। तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात यह है सर कि जो इनके मेन चैलेंजर हैं उनमें इनर्शिया है। उनमें इनर्शिया है कि बस चलता है, कभी तो अपना नंबर आ जाएगा। अब बीजेपी को इस तरह से काटा नहीं जा सकता। पॉइंट लेकर, हाँ आलोक सर आपके पास आऊंगा, ये पॉइंट लेकर मैं जाऊंगा, बीजेपी के पास भी जाऊंगा, राधिका जी के पास जाऊंगा। आलोक सर पहले आपके पास आते हैं। एक बड़ा तबका है जो ये कहता है कि साहब बीजेपी चुनाव जीतती है, बीजेपी चुनाव जीतती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दम पर। बिल्कुल साफ बात, कहा साहब बीजेपी नहीं थी, वो मोदी सरकार का नारा था 2014 में जो बीजेपी को लेकर आए, मतलब वाइसी वर्सा है। बीजेपी सरकार में नहीं आई और प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बनाया, मोदी बीजेपी को सरकार में लेके आए, मोदी सरकार का नारा था, वो ब्रांड आज तक चल रहा है। लेकिन एक तबका, जैसा मैंने आपसे कहा, वो इस बात को कहता है कि साहब ठीक है इश्यूज तो है ही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, कोविड समय पे लोग नाराज थे,
इंटरनेशनल बाउंड्रीज इशू है, तो क्या ये माना जाए कि साहब अगर कोई एक बड़ा इशू होता है, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, कोविड, माइग्रेशन, महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल फ्यूल प्राइस हाइक, और उसके बाद एक चुनाव आता है, प्रधानमंत्री अपने दम पे बीजेपी को चुनाव जिता लेते हैं, तो क्या वो इशू डेड माना जाए? देखिए, इशू न डेड माने जा सकते हैं, और परिवार में जैसा उन्होंने कहा मैं बिल्कुल मानता हूं, एक परिवार में 4 लोगों की अलग अलग राय भी हो सकती है। राधिका जी, बिल्कुल इससे सहमत हूं। राजीव गांधी जी थे, इंदिरा जी जब जाते थे, यही प्रियंका जी 98 में गया हूं इलेक्शंस में, यूपी में लोग उनको इंदिरा गांधी मानते थे लोग, और वोट देते थे कि इंदिरा गांधी उसको नाम पर दे रहे हैं। मोदी जी ने जो कारण है, आप उसको कुछ भी कहिए, और नंबर 1 मैं बुलेट में 2-3 बातें कहूंगा जी, ज़्यादा चूंकि समय दूसरों को देना है। देखिए, ये कहना कि प्रतिपक्ष का, आप ये आश्चर्य करें, क्यों नहीं संसद में, लोकसभा में सोनिया गांधी यदि संसदीय दल की नेता होती, राहुल जी होते, अधीर रंजन चौधरी जी है, उनसे बात होती है। जब आपने भी कहा ना सर्वदलीय बैठक, आप तो जाते हैं पार्लियामेंट रजत जी, ये औपचारिकता है। गुलाम नबी आजाद यदि राज्यसभा के सभा उनकी तारीफ की गई तो लोगों ने उनको बीजेपी, कल उन्होंने यही शिकायत की वर्किंग कमेटी में, राधिका जी जरा चेक कर लीजिएगा। गुलाम नबी आजाद यदि मोदी की तारीफ करें, नटवर सिंह या कर्ण सिंह तारीफ करें, वो हमसे भी ज्यादा बड़े हैं, आप तो खैर युवा हैं। राजीव गांधी अमेरिका गए थे 85 में, मैं उनके साथ था अमेरिका में, तब कितनी इंडिया के खिलाफ कितनी बातें थी, और इसलिए उन्होंने सुपर कंप्यूटर में मना कर दिया। ये ठीक है कि उनकी देन है, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, भारत में कंप्यूटर क्रांति होना चाहिए। मोदी जी ने उसी कंप्यूटर का यदि अच्छा उपयोग किया, ये भी तो आप मानिए, मैं कब कह रहा हूं, लेकिन हाँ ये है कि इस बार जो उनका हुआ तो उस समय एनआरआई इतने बढ़ गए, भारत में इन्वेस्टमेंट जितना बड़े पैमाने पर आए 91 के बाद। तीसरी बात रजत जी, एक लाइन और, मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, मेहरबानी करिए, वो नॉमिनेटेड थे, वो पंचायत और नगर पालिका का कुछ चुनाव जीते हैं, राधिका जी बता दीजिए मुझे, कभी वो जनता के बीच में चुनाव नहीं लड़े। ठीक है, ये प्रधानमंत्री बनाएंगे तो आपकी पार्टी का यही हश्र होगा। प्रणब मुखर्जी को नहीं बनाया, नटवर सिंह को नहीं बनाया, कर्ण सिंह को नहीं बनाया, और 50 लोग 10 लोग से हो सकते थे। आज भी आपने मनीष तिवारी को तो पंजाब से निकाल के बाहर फेंक दिया, किस बात पर आप पंजाब में आपको वोट मिलेगा? ठीक है राधिका जी, ये जो पब्लिक डोमेन से लोग आते हैं, जैसा आलोक सर कह रहे हैं, उनको क्या कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार किया, इसलिए ये हालत है? क्योंकि प्रणब मुखर्जी उस समय लोग कहते थे कि प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट है, नब्ज जानते हैं, लोगों को जानते हैं, राजनीति के पंडित हैं, इतिहास भूगोल सब उनको पता था। तो ये क्या एक डिस्कोर्स कांग्रेस पार्टी के साथ रहा, या आप मानती है कि नहीं डिसीजन ठीक था? एक एंटनी थे, आलोक जी, क्रिश्चियन थे वो तो। आलोक जी बहुत सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो मैं बहुत ही विनम्रता से अपनी बात रखूंगी। आलोक जी, हमारी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कल से रजत जी भी वहां पे थे और सभी कोशिश में थे कि पता चले कि क्या हुआ, लेकिन इस बार किसी को भी अंदर की बात पता नहीं चली। क्योंकि बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जो जयचंद हमारे वहां पे अंदर बैठे हुए थे, जो बाहर मीडिया को उल्टी सुल्टी खबर देते थे, वो वहां से चले गए और भाजपा के पास गए, क्योंकि उनकी सही जगह वहीं पर थी। बहुत अच्छा हुआ, वो अब अपने असली घर में पहुंच गए, जो पार्टी को अंदर से खोखला कर रहे थे। दूसरी बात पे आती हूँ, आलोक जी ने बिल्कुल कहा कि मनीष तिवारी जी को हमने बाहर कर दिया। कहां से कर दिया आलोक सर? मनीष तिवारी जी ने लोकसभा के एमपी है हमारी पार्टी के, और उन्होंने विधानसभा के कैंडिडेट्स के लिए वहां पे जाकर पंजाब में इतना कैंपेन किया। प्रचार की सूची में नाम नहीं था, प्रचार करने के लायक नहीं था। आई एम सॉरी, आप ऐसे हमारी पार्टी पे ऐसे अमरिंदर सिंह के साथ क्या किया, धक्का दिया कि नहीं आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को? एक मिनट क्या किया आलोक सर? एक मिनट, गांधी ने प्रॉमिस किया था कैप्टन को बनाने का, क्या किया सोनिया गांधी की बात का? किसको आप बता रहे हैं? मेरी लीडर प्रचार की सूची उठा के देख लीजिए, सुरजेवाला जो बनाता है, कल सुरजेवाला के खिलाफ क्या बोला गया? ठीक है, बताया, हमको बताया। एक जो डिस्कोर्स है, आप मेरे ऊपर नहीं बोल सकते। नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। आप आलोक सर एक बार कंप्लीट कर लें, आप मनीष को नहीं निकाला गया, आलोक सर सूची में नाम दीजिए ना। आलोक सर एक बार कंप्लीट कर लें दीजिए राधिका जी को, तब आपके पास आते हैं कमेंट। राधिका जी आप कंप्लीट करिए, राधिका जी आप कंप्लीट करिए। आलोक जी, आप पत्रकार हैं, मैं आपके साथ उसी तरीके से बात करिए। अगर आपको भाजपा के प्रवक्ता बनके हमारे पर टिप्पणी करिए तो मैं कांग्रेस का पत्रकार बनके जवाब दूंगी। सर बीच में मत बोलिए, आप बहुत सीनियर हैं, आप ये बात समझते हैं कि किसी के ऊपर नहीं बोलना चाहिए। प्लीज इस विनम्रता को बनाए रखिए। दूसरी बात, आप कहते हैं कि हमारे पास कोई लीडर नहीं है, हमने बार बार मनमोहन सिंह जी को बना दिया, उनको कभी चुनाव नहीं जीता। सर अगर आप ही उसी जनता के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं जिन्होंने दोबारा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री जी 2 बार प्रधानमंत्री बताया, बहुत माफी के साथ रोक रहा हूं राधिका जी, बहुत माफी। मनोज जी नहीं आ पाऊंगा आज, आपके पास भी वक्त की थोड़ी कमी है, और हमने कोशिश की समझने की कि विपक्ष कहां पर खड़ा है,
क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष में प्रधानमंत्री ने एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर दिया है? क्या प्रधानमंत्री थोड़ा सा रेस में आगे हो गए हैं और विपक्ष एकजुट के साथ साथ पीछे बहुत चला गया? इसको समझने की आपने कोशिश करी। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।